या तो तुमको जमता है तो मेरे साथ रहो, नहीं जमता है तुम जा सकते हो। इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हर्ट हुआ, तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे ऊपर एसिड फेंका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबीन विद वाइज। ये जो आप स्टोरी सुन रहे हैं इस औरत की, इसका नाम ज़ाकिरा शेख है। ये इंडिया के शहर बम्बे से इसका ताल्लुक़ है और आज इसकी स्टोरी आप खुद ही इसकी ज़ुबान से सुने और मैं और आप सब इस औरत को अप्रिशिएट करें और इसको सल्यूट है कि इसने इतनी मुश्किलों इतनी टेंशनों के बाद अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव की। और इसी स्क्रीन के नीचे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अगर कोई बहन मुझे व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस में या लिख कर कोई कहानी भेजे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर चलाऊँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। आइए तो सुनते हैं इसकी कहानी ज़ाकिरा शेख। पली बड़ी हमेशा, और पढ़ाई भी बॉम्बे में ही किया। बहुत चुलबुली ये ज़ाकिरा जो थी, बहुत चुलबुली, मस्तीखोर, हंसने वाली, लोगों के साथ बैठना उठना मस्ती करने वाली ज़ाकिरा आज काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी चेंज हो चुकी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर चुकी है। बट मेरी लाइफ की रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को नहीं बदला, मेरे हालात ने मुझे बदल दिया। मेरे हालात ने मुझे इस तरीके से बदला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ज़ाकिरा कौन थी और ये ज़ाकिरा कौन है। मैं जब छोटी सी थी तो वो टाइम पे पढ़ाई लिखाई मस्ती जिस तरीके से भी 11-12 साल गुजरा, तो इतना इंसान को नहीं समझ में आता था कि लाइफ किस तरीके से जीना चाहिए। हम 7 बहन थे और हमारे बड़ा परिवार था, जिसके वजह से हम लोग मतलब आपस में ही फ्रेंड, आपस में ही बहन भाई में इतनी क्लोज थे कि हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा हुआ कि मेरी शादी के टाइम पे मेरे मतलब मुस्लिम में ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों को बाहर बहुत कम जाने दिया जाता है कि मतलब नहीं ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, और उन लोगों को पर्दे की पाबंदी की जिस तरीके से मैंने भी किया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जो अब्बू थे तो वो मेरी शादी मतलब 17 साल की एज में ही कर दिए थे, जिसके वजह से मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि घर कैसे चलता है, कैसे रिश्तेदार बनाया जाता है, कैसे फैमिली को संभाला जाता है, ये चीज़ की मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं थी। फिर शादी होने के बाद मुझे इस तरीके से बोला जाता था मतलब ससुराल में कि आपको ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। बट मेरी शादी के टाइम पे तो मेरी शादी वाले ही दिन से ही मेरी ज़िंदगी में मतलब झगड़े चालू हो गए थे। मेरे खुद के जो शौहर थे, वो तो मैंने तो उनको देखा ही नहीं था शादी से पहले। शादी के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो हस्बैंड मतलब इस तरीके के निकले कि मतलब मैं सोच में रह गई कि एकदम जाहिलियत वो इंसान के अंदर भरी हुई थी। ना वो किसी की रिस्पेक्ट करते थे, ना वो किसी की इज़्ज़त, ना बड़ों की, ना छोटों की, ना किस तरीके। तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कैसे इंसान है। और मेरे ससुर जी थे, तो वो ने कुछ पैसों की वजह से मुझसे शादी किए थे, मतलब अपने बेटों को मुझसे शादी करवाए थे। बट ऐसा हुआ था कि मेरी शादी वाले दिन की रात जब मेरे पापा ने जो दहेज वगैरह दिए थे उनको, तो वो दहेज के वजह से भी काफ़ी झगड़े हमारे घर में हमेशा होते रहते थे। मतलब हमेशा मुझे ताने सुनने को मिलता था कि तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे बाप ने वैसा किया, ये किया, वो किया। पर थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलते गया। फिर 6-7 महीने के बाद मैं हमेशा मेरे पापा को ये चीज़ बोलती थी कि आप लोगों ने मेरी शादी कहाँ करवा दी कि मुझे मतलब हर वक़्त ये चीज़ सुनने को मिलता है, ये चीज़ का ताना मिलता है। आपने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो पापा ने क्या किया, बोले आ जाओ आप बॉम्बे आ जाओ, आप को इधर ही कुछ सेटल करते हैं। तो वहीं मैं यूपी में मेरी शादी हुई थी, यूपी से मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में मैं सेटल हुई। धीरे-धीरे करते-करते 1 साल, 1.5 साल के बाद मुझे एक बेबी हुई। जब बेबी हुई तो वो हस्बैंड ने इस तरीके का रवैया किया कि मतलब उससे ऐसा लगता था कि ये बेटी क्यों पैदा करी? इसको बेटा पैदा होना चाहिए था। तो उस वक़्त वो हमेशा चिड़-चिड़, वो बच्ची को ना प्यार करना, ना वो बच्ची को लेना, ना वो बच्ची से कोई मोहब्बत नहीं थी उसे। और वो उस वक़्त उसकी जान लेने की भी कोशिश किया था। बट मैंने वो टाइम पे लड़ा था, मैंने बोला था आपने इसको कुछ भी किया तो मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँगी। तो वो डरता था कि ये सच में कर दे, और मैंने बोला था कि आप इसको कुछ भी करोगे तो मैं ये चीज़ करूँगी।
पर मुझे समझ में आ चुका था कि ये इंसान किस तरीके का है, इसकी सोच क्या है, ये मतलब लड़कियों को इस तरीके की सोचता है कि अब मुझे ये समझ में आ गया था। फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ये शायद बच्ची को चलते-फिरते देखेगा तो इससे प्यार आ जाएगा। और हुआ 6-7 महीने के बाद जब वो बच्ची हँसने लग गई, बोलने लग गई, तो वो प्यार भी करता था। ऐसा नहीं कि धीरे-धीरे वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बच्ची को प्यार। उस टाइम के बाद फिर ऐसे ही चलने लग गया। फिर 1 डेढ़ साल के बाद फिर मुझे दूसरी बेटी जन्म हुई, तो वो इंसान का तो रवैया एकदम ही चेंज हो गया था। मतलब वो इस तरीके का हो गया था कि वो अरे घर में खर्चे देना, घर में रहना, रात-दिन बाहर दोस्तों यारी के साथ घूमना-फिरना, इस तरीके से वो करते चला जा रहा था। तो मैं उनको हमेशा प्रेशर करती थी कि आप ऐसे करोगे तो घर कैसे चलेगा, ये है वो, मेरे से नहीं होएगा, एक काम करो तुम अपना देख लो, ऐसा-वैसा। तो मैंने भी काम स्टार्ट किया। तो फिर मैंने ना टपरवेयर सेल करने लग गई और भी काफ़ी चीज़ में मतलब घर बैठे, घर से ही काम करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। और मैंने ना एक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट होता है, मैंने वो प्रोडक्ट को क्यों तो मैं बहुत मतलब हैवी थी और इसलिए ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने वो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा था वो, तो मेरी इतनी नहीं हैसियत थी कि मैं उसे खरीद सकूँ। बट मैंने ना वो फिर भी मुझे उधर मीटिंग में बताया गया कि आप इसको खरीदो मत, आप इसको सेल करो, उसमें आपकी इनकम भी आएगी और आप ये प्रोडक्ट को खा भी सकोगे। तो मैंने ये सोचा इसको करने से अच्छा मुझे अपने आप को भी मेहनत करना है। फिर मैंने मतलब अपने आप को सुबह वॉक करना, अपने आप को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करी और मेरा काफ़ी मेंटेन करी। और लोग मुझसे पूछते थे, तो मुझसे पूछते थे तू क्या कर रही है आजकल, तेरा चेहरा ग्लो दे रहा है, आप तेरा वेट कम हो रहा है। तो मैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देती थी। हालांकि मैं मेहनत हर चीज़ पे करती थी पर वो लोगों को दिखाती थी। मेरा माइंड ये चलता था कि मुझे अपना काम बढ़ाना है, तो मुझे अपने आप पे मेहनत करना ज़रूरी, क्यों तो रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर मुझसे पूछेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने अपने आप पे मेहनत करना। अब मेरे हस्बैंड का दिमाग ये हो गया है कि लगता है इसकी लाइफ में कोई आ गया है और इसलिए ये चेंज हो रही है। और मेरी उनकी हमेशा लड़ाई झगड़े होती ही रहती थी। होने के बाद वो मुझे हमेशा यही बोलते थे, तेरा तू तू ये क्यों कर रही है, तू ये क्यों कर रही है, तू सुबह वॉक करने क्यों जाती है, तू सुबह 4 बजे उठ के गार्डन के राउंड क्यों लगाती है। मतलब वो हमेशा मतलब ये सब चीज़ों पे रोक टोक करने लग गए, मतलब कहाँ जा रही, क्या कर रही। तो मैं ये बोलती थी कि तुमसे तो घर चल रहा नहीं है, तो मुझे जो कर रही हूँ करने दो ना। तो वो बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मतलब इस तरीके की बात वो करने लग गए थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो तुम नहीं कर सकते और मुझे भी करने नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, या तो तुमको जमता है तो मेरे साथ रहो, नहीं जमता है तुम जा सकते हो। तो इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हर्ट हुआ, तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे पर एसिड फेंका। और एक दिन 2017 में वो ने रात के 2 बजे के टाइम पे वो हमारे दोनों के झगड़े हुए। और झगड़े होने के बाद मैं सो गई और 4:30 बजे वो ने मेरे ऊपर एसिड फेंके। उस रात मतलब 2 नवंबर की रात ऐसी थी कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ, कि वो ने मतलब ऐसा एसिड लाके मेरे ऊपर फेंके। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया मेरा घर। मुझे ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था क्या हो गया है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर ब्लास्ट हो गया, कि मीटर फट गया, कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया, मतलब इतनी बुरी तरीके से आग जैसा लगा। वो टाइम पे मैंने इतना तेज़ से चिल्लाया था कि आज मुझे कोई बोले कि ज़ाकिरा तुम वैसा चिल्लाओ तो मेरे हलक से वो आवाज़ नहीं निकलेगी, क्यों तो वो दर्द इतना बुरा था, वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं 4 आजू-बाजू वाले लोग सब आ गए थे। और वो इंसान मेरे को बोलता है कि जी ले अपनी ज़िंदगी। बोलता है जी ले अपनी ज़िंदगी, तुझे जीना था ना, तुझे बहुत खूबसूरत बनना था, तुझे बहुत कुछ करना था ना, ले अब मैंने तुझे 4 दीवारी के अंदर रख दिया। और ये बोल के वो, तो मैं तभी भी उससे लड़ रही हूँ कि मैंने बोला मैं बच गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं उस वक्त भी उससे बोल रही हूँ कि मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मुझे ऐसा लगा था ये मेरा लास्ट टाइम है, बस अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे यही लग रहा था। उसके बाद मुझे वो नहीं पता है, मेरे आज अगल-बगल जितने लोग थे ना उन लोगों को ताला कर दिया था, किसी को लॉक कर दिया था, सबके दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था कि इसे कोई बचा ना सके।
और मेरे पूरे घर में मतलब एसिड डालने की वजह से पूरा धुआं-धुआं हो गया था पूरा घर। मेरे चेहरे से पूरा धुआं निकल रहा था, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने तो आँख ही बंद कर लिया था कि मुझे ऐसा लगा था ये एसिड आँख में गई तो मेरी आँख चली जाएगी, तो फिर भी मैंने आँखों को दोनों पैक कर लिया था। पर इस आँख का इन्फेक्शन इतना हो गया था कि ये आँख को निकालना पड़ा, डॉक्टर ने बोला ये आँख को नहीं निकालोगे तो ये आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगी। तो बट जब ये होने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में पता है कि मतलब जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, वो करीबन 24 घंटे मुझे ऐसे ही रखा गया। फिर मैं मतलब उधर देख रही थी, मुझे जो से वार्ड में रखा गया था, जो वंस वार्ड रहता है, तो वहाँ पे जब रखे गए तो उधर ना 4-5 पेशेंट थे मेरे अगल-बगल। जब मैं उधर गई तो उधर सबकी चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ रही थी और मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, मेरी आँखें तो बंद कर दिए थे और मुझे सबने बोले थे कि आँख मत खोलना। किसी ने कोई दूध लाके मुँह पे मार रहा है, तो किसी ने पानी मार रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा था वो लोग कर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरे पड़ोस वाले। उस वक़्त किसी के घर में वो टाइम पे दूध था भी नहीं, सुबह 5 बजे के टाइम पे, किसी के घर में था, किसी की दुकान नहीं खुली थी, मतलब ऐसे करके काफ़ी लोग जमा हो गए थे और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मेरा बयान लिए, मेरी ट्रीटमेंट चालू हुए। ट्रीटमेंट के 24 घंटे के बाद मेरी पूरी बॉडी फूलने लग गई थी, मतलब मेरी बॉडी इस तरीके से हो गई थी कि डॉक्टर ने नाउम्मीद का बता दिया था कि जवाब दे चुका था कि बहुत मुश्किल है। फिर मेरे घर वाले सोचे कि शायद ये म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, शायद हम इनको प्राइवेट में अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाएँ, शायद इसका कुछ अच्छा हो जाए। और मैं मेरी मम्मी से यही बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो मैं ज़िंदा रह जाऊँगी, यहाँ तुम रखोगे तो मैं मर जाऊँगी। मतलब मेरा यही एक वर्ड था। मैंने बोला आप लोग मुझे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो यहाँ से? क्योंकि तो मैंने वहाँ पे 24 घंटे में क्या नोटिस किया था, मैं देख तो नहीं सकती थी, पर मेरे इर्द-गिर्द जितने पेशेंट थे, वो 4-5 घंटे के अंदर सब ऑफ हो चुके थे। और मैं बार-बार पूछ रही मेरे घरवाले से कि जो अभी फलाँ चिल्ला रही थी वो कहाँ गई? तो मेरे घरवाले बोलते तो वो अच्छी होके चली गई, पर मुझे पता था कि वो ऑफ हो चुकी है। मेरा दिल वो चीज़ बोल रहा था कि सारे लोग ऑफ हो गए, कोई 2 घंटे बाद हुआ है, कोई 4 घंटे के बाद हुआ है, कोई 6 घंटे के बाद, मतलब 2-3 ऐसे पेशेंट थे खत्म हो गए थे। तो मुझे और डर लगने लग गया और मैं मेरी मम्मी को बोली कि आप लोग मुझे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो कि मैं यहीं दम तोड़ दूँ। मतलब मेरी मम्मी से लड़ भी रही हूँ वो टाइम पे, तो मेरी मम्मी लोग बोल रहे तेरे लिए हॉस्पिटल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी यहाँ से पहले दूसरे हॉस्पिटल में बात करेंगे तभी यहाँ से लेके जाएँगे हम लोग। इधर से लेके जाके तुझे घर में नहीं रखेंगे, तुझे टाइम दे। फिर वो 24 घंटे में उन लोग ने पता करे कौन-सा हॉस्पिटल है, ऐसे वंस पेशेंट के लिए कि कौन-सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, क्या है। वो लोगों ने पता करते-करते मुझे मसीना हॉस्पिटल लेके गए, भाई खल्ला है में है वो। वो हॉस्पिटल में काफ़ी काफ़ी ज मतलब मेरा 5 महीना में वो हॉस्पिटल में थी और एक ज़िंदा लाश की तरह थी। फर्स्ट डे से वो लोग ने मेरा ट्रीटमेंट इतना अच्छा किए कि वो हॉस्पिटल की मैं हमेशा तारीफ़ करूँगी, क्योंकि तो वो हॉस्पिटल ने मतलब मुझे जिस तरीके से ट्रीटमेंट और जिस तरीके से हौसला दिए, जिस तरीके से मेरी उम्मीद को जगाते थे वो लोग। जब मैं वार्ड में जाती थी, वो वार्ड में मुझे लेके जाके वो मुझे ओटी में लेके जाके मुझे जिस तरीके से बात करते थे, मुझे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अभयंकर, वो मुझे बहुत हौसला देते थे कि ज़ाकिर आप अच्छे हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, आप हम आपको जॉब देंगे, हम आपको ये हेल्प करेंगे, हम आपको वो हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि दुनियादारी क्या हो रही है बाहर। वो डॉक्टर मतलब मुझे इस तरीके से और मुझे हाथ में हाथ रख के मुझे ऐसे हिम्मत देते थे कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे, आप तो अभी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी, पर हिम्मत मत हारना। और वो डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला था ज़ाकिरा ने हिम्मत दिखा दी 10-15 दिन, तो इसके ऊपर हम लोग काम करके पास हो जाएंगे, और ये हिम्मत तोड़ दी तो फिर बहुत मुश्किल है। क्यों तो मेरे जैसे पेशेंट वहाँ और ऑलरेडी आ चुके थे और वो ऑफ हो चुके थे 14-15 दिन जी के। तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी लोग को ये जवाब दे चुके थे कि 14-15 दिन जी गई तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे ही चलते गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। हालाँकि जो मेरा फेस पूरा जला हुआ था जो, तो उसको डॉक्टर ने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। करने के बाद मेरे यहाँ पे एक मशीन डाल दिया गया कि मैं जिस तरीके से मैं चिल्लाती थी, दर्द होता था, मुझे तकलीफ़ होती, तो वो आवाज़ दूसरे तक ना जाए। तो यहाँ पे एक ट्यूब डाल दिया गया था कि जिससे मैं अपनी बातें ना बोल सकूँ लोगों को। वो मतलब 4 महीना मतलब एक बस अंदर ही अंदर सोचती थी, अपना दर्द भी किसी को बता भी नहीं सकती थी।
और रोती थी और आँख से दुनियादारी देखती नहीं थी कि कितना टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, ये पैक कर दिया गया था मुझे। और गले से भी बात नहीं कर पाती थी। करीबन ऐसे 4-5 महीना निकला और 4-5 महीने के बाद मुझे आँख की पट्टी खोला गया मेरे। और मुझे पट्टी खोलने के बाद मुझे दिखा कि हाँ चलो, पर मैं नोटिस कर रही थी कि मुझे ये आँख से क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब मैं ये देख रही थी बार बार कि मुझे ये आँख से क्यों नहीं दिख रहा है, ये आँख से तो मुझे बराबर दिख रहा है। तो मैं मेरी मम्मी से पूछी, मैं बोली मम्मी, अब मैंने ये नहीं देखा कि मेरी ये आँख जा चुकी, मुझे नहीं पता था। मैंने बस ये बोला मम्मी ये आँख से मुझे नहीं दिखा। तो बोले अभी वो उसका ऑपरेशन होगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोले। अब मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। काफ़ी दिन निकले और 15 दिन के बाद तो मैंने मेरी बहन को बोला कि मुझे मोबाइल देना, ऐसा मैंने बोला मोबाइल दे। तो वो बोली क्या करेगी मोबाइल, मैंने बोला दे तो। और वो जैसे ही दी ना तो मैंने फट से कैमरा ऑन करके और कैमरे में मैंने अपना फेस देखा। और जैसे ही मैंने फेस देखा मैं इतना कस के डर गई कि वो मोबाइल मैंने उतनी दूर फेंका। मैंने बोला बाप रे, मतलब मेरे साथ क्या हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो गई। मुझे ज़रा सा भी मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि मैं जीऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी मम्मी को बोला कि आप लोग ने मुझे बचाया क्यों? मुझे अब नहीं जीना है, डॉक्टर को बोलो मुझे ज़हर की सुई लगा दे, मुझे मरना है, मैं नहीं जी सकती। मैं ऐसा फेस लेके लोगों तक नहीं दिखा सकती और मैं लोगों के सामने कैसे जाऊँगी? मेरे खुद के बच्चे मुझसे डरेंगे। मैं नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे ये डॉक्टर को बोलो यहीं पे मुझे खत्म हुआ। तो मेरी मम्मी बोले 5 महीने से तेरे पीछे हम लोग कितनी मेहनत किए, कहाँ-कहाँ नहीं दौड़े, कैसे करके तुझे आज बचाए और अब तू बोल रही कि नहीं जीना है मुझे। मैंने बोला नहीं, मैं ये फेस लेके अब कहीं नहीं जा सकती हूँ। बहुत मतलब रोना तो इतना आता था, बहुत रोती थी। मतलब समझ में नहीं आता था कि ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई रास्ता नहीं, समझ में ही नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे करके जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, घर गई। घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को बोला, मम्मी 5 महीने हो गए, मैंने अपने बच्चों से नहीं मिली, मेरे बच्चों से मुझे मिलाओ। अब वो टाइम पे मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे बच्चों से मिलाओ, तो मेरे मम्मी बोले, "हाँ, ठीक है, आ जाएँगे वो लोग।" और वो लोग आए। आते साथ मैंने उतनी दूर थे वो लोग और मैंने उन लोगों को बोला, "बेटा इधर आओ।" वो बच्चे मुझे देख के काँप रहे थे। और काँप रहे थे और रो रहे थे कि नानी ये मेरी मम्मा नहीं है। और ये कह रहे थे कि नहीं ये मेरी मम्मा नहीं है, ये किसको आपने लेके आ गए हैं। मैं फिर भी बोली बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, अफीफ़ा इधर आओ, अफीफ़ा इधर, मतलब मैं उनको बुला रही हूँ। वो बच्चे इतना डर के वो भाग गए और क्या बोले, नानी आप वो मम्मी के सामने कभी लेके आओगे ना तो हम आपका भी घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे भी, पर हम लोग अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है, मेरे बच्चे जब ये चीज़ बोल रहे हैं ना तो मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए। पर एक माँ को ये सोचो कितनी तकलीफ होती जब उसका बच्चा उसको बोलेगा कि ये मेरी माँ नहीं है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं इनको कब अपने करीब कर पाऊँगी, कब मैं इन दोनों को गले लगा पाऊँगी, कब मैं इनसे प्यार कर पाऊँगी। मुझे ये चीज़ की तकलीफ, क्या पता है कभी ये दिन आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इनके साथ बैठूँगी। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बच्चों को अपने करीब किया और उन लोगों से प्यार करने लग गई। फिर एक मूवी थी भूतनाथ शाहरुख खान की, वो पिक्चर मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे ना वीडियो एक पिक्चर दे, यूट्यूब पे कुछ लगा के दो, और मैंने वो पिक्चर लगा के दी। वो बच्चे लोग देखे करीबन रात के 2 बजे तक। और वो बच्चे लोग देखने के बाद बोलते हैं वो भूत कितना वो बच्चे से प्यार करता है। तो मैंने बोली बेटा मैं भी तुम लोग के लिए भूत हूँ, पर मेरे से ज़्यादा तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, कि तो माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करेगा। और वो चीज़ मैंने उस दिन उन लोगों के दिमाग में फिट की। और वो बच्चे जब से मतलब एकदम वो फ्री हो गए कि मतलब हाँ अब ये ही मेरी माँ है। अब वो बच्चे को वो पिक्चर देखने के बाद उनको ऐसा रियल हुआ कि हाँ ये जब भूत है तो ये मेरी माँ भी है। और ये चीज़ का एहसास हुआ, फिर वो दोनों बच्चे मेरे पास आने लगे। करीबन 8-9 महीने ऐसे करते करते फिर मेरी एक वुमेन्स ऑफ बॉम्बे में स्टोरी गई। 2019 में 2019 में एक स्टोरी गई। उस स्टोरी में नीचे कमेंट था, यू आर हेल्प मी, और उनका नाम था अनुष्नी कुलकर्णी। तो जब मैंने वो मैसेज वो मैंने कमेंट पढ़ा, कमेंट पढ़ने के बाद मैंने अनुश्री को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हम दोनों ने बातचीत की है।
अनुश्री ने मुझे बात करते करते पूछा कि आपका कोई सपना है, कुछ करना चाहते हो, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बचपन से मेकअप आर्टिस्ट का बहुत शौक़ था। अनुश्री ने मेरे को वहाँ हेल्प किया और मैंने वहाँ अकेडमी में एडमिशन लेके फिर मैंने मेकअप का कोर्स किया और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के बाद आज मैं अपनी लाइफ में मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना फिर भी हैप्पी हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में ऐसे ही चलते चलते काफ़ी टाइम तक ऐसे काफ़ी अच्छे दोस्त मिलते गए। जो खुद के दोस्त थे तो वो तो छोड़ दिए थे साथ, पर धीरे धीरे सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे बन गए, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग कि वो लोग काफ़ी सपोर्ट भी करने लग गए मुझे और मुझे बोले कि ज़ाकिरा हम हैं आपके साथ। और वो जो हिम्मत मुझे मिली फिर मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे जीना चाहिए, अब मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। और मैंने जब मेकअप का कोर्स किया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चेहरे पे जब मेकअप किया तो मुझे ऐसा लगा क्या कमी है मेरे अंदर, मैं तो खूबसूरत हूँ, मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ। और फिर मैंने वो टाइम से आप लोग मेरे पेज पे देखोगे ज़ाकिरा शेख पे मैं हमेशा मेकअप करके ट्यूटोरियल बना के डालते रहती हूँ कि तो मुझे पसंद है मेकअप करना। जो मेरा सपना था वो सपने को मैंने पूरा किया, भले ज़िंदगी चेंज हुई पर सपने भी पूरे हुए मेरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरती से देखा जाए लाइफ में हर इंसान के दुख सुख आता है, छोटा बड़ा किस हर एक इंसान की, पर उसको लेके पॉजिटिव के तरफ निकलना है और आगे रफ्तार बढ़ाना है। फिर मैंने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया, फेसबुक अकाउंट बनाया, मतलब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी को शुरू करना। करते करते मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी लोगों के जो कमेंट आते थे उससे मुझे बहुत पावर मिलता था। जो इस तरीके से एक इंसान लाइक करता था तो मेरे वीडियो आप देखोगे मिलियन में जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। तो फिर मैं क्यों अब नहीं अपने आप से प्यार करूं, जब दूसरे लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं अपने आप से क्यों नहीं प्यार करूं, मुझे करना चाहिए। और मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि कोई भी इंसान काला हो या पीला हो या नीला हो, जिस तरीके का वो अपने लिए है और अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से प्यार करना चाहिए लोगों को। धीरे धीरे करके मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।